हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सही होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका शुभचिंतक पुष्पेंद्र सैनी आज आपके सामने एक लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, एलसीआर सर्किट। ठीक है, क्या है? आपका टॉपिक है एलसीआर सर्किट और आपका चैप्टर है आपका एसी। एसी चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एलसीआर सर्किट। इस चैप्टर से या इस टॉपिक से अगर बात करूं एलसीआर सर्किट से, तो इससे न्यूमेरिकल्स बेटा बहुत आते हैं, चाहे वो आपका नीट वगैरह हो या फिर आपका बोर्ड लेवल। और न्यूमेरिकल्स आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब क्या कॉन्सेप्ट है जानते हैं। देखिए, पहला है एलसीआर। इसको अगर मैं ये कहता हूँ कि एलसीआर सीरीज सर्किट, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। एलसीआर सीरीज सर्किट। अब ऐसा इसलिए लिखा है कि एलसीआर पैरेलल भी सर्किट भी पढ़ सकते हैं। हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं तो पैरेलल भी पढ़ सकते हैं। पैरेलल का कोई ज्यादा स्कोप है नहीं, सीरीज का ज्यादा स्कोप है, तो इसको सीरीज देखते हैं। एलसीआर है तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल बनाएंगे यानी इंडक्टर बनाएंगे। फिर हमने क्या बनाया, कैपेसिटर, और फिर हमने बनाया रेजिस्टर, और तीनों को सीरीज में लगा दिया, एल सी आर। और तीनों को सीरीज में लगाने के बाद में हमने इसके अक्रॉस क्या किया, एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा दिया, जो कि आप लगाते रहते हैं। और इसकी इक्वेशन आप जानते हैं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप देखते हैं कि अगर सोर्स ऑफ ईएमएफ लगा हुआ है तो इससे क्या होगी, करंट फ्लो होगी, और करंट जो करंट एल में जाएगी वही करंट सी में जाएगी, वही करंट आपकी आर में जाएगी, क्योंकि एल सी आर तीनों सीरीज में। और हम जानते हैं कि सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, करंट सेम हुई तो वोल्टेज डिफरेंट हुआ, और वोल्टेज डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब एल के अक्रॉस जो वोल्टेज हमने ले लिया वो क्या है, बी एल है। और सी के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, बी सी है। और आर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, बी आर हो गया। ये वोल्टेज हमने मान लिया। अब हम करते क्या है, जो चीज डिफरेंट है उसी को फाइंड करते हैं। और क्या डिफरेंट है यहाँ पर, वोल्टेज। और जब वोल्टेज डिफरेंट है तो टोटल वोल्टेज निकालते हैं उसके लिए। तो इसके लिए बेटा क्या होगा कि सिंप्लीफाइड करने के लिए इसका अगर नेट वोल्टेज निकालना है या टोटल वोल्टेज निकालना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा फेजर डायग्राम बना लेते हैं। और हमें हर सर्किट में फेजर डायग्राम ही बनाना है, और फेजर डायग्राम से ही हम आसानी से इन सर्किटों के लिए इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जो काम रेजिस्टेंस का डीसी सर्किट में हुआ करता था, वही काम एसी सर्किट में अब कौन कर रहा है, ये अब जिम्मेदारी मिल गई है इम्पीडेंस को। यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस का था, अब वही रिस्पॉन्सिबिलिटी एसी सर्किट में अब कौन निभा रहा है, वो है आपका अपना इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस निकालना है इसकी, तो सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर फेजर डायग्राम की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये रजिस्टर के लिए। तो रेजिस्टेंस के लिए बेटा क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, और इनके बीच का फेजर एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। ये आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से। नहीं जानते तो फिर से एक बार जान लीजिए कि अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे, तो प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। और जब दोनों सेम फेज में होंगे तो उनके बीच का फेज एंगल या फेजर एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। लेकिन जब हम बात करते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की, तो मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए आपको एक बात याद रखनी है। जैसे आप हर बात में बोलते हैं ओ आईसी मैं देख लूंगा, तो उसी तरीके से आपको एक बात याद रखनी, आईसी, और आईसी का मतलब सी में सबसे पहले कौन आया, आई आया। इसका मतलब जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के केस में करंट हमारी लीड करेगी वोल्टेज से विथ π/2 फेज एंगल। लेकिन जब इंडक्टर की बात करेंगे, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए
प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज लीड करेगा विथ करंट, यानी करंट से वोल्टेज लीड करेगा कितने एंगल, विथ π/2। तो ये तीनों बातें आपके दिमाग में चली गई। तो फेज एंगल वो फेजर डायग्राम बनाते हैं तो बी आर बी सी डायरेक्शन में होगा और आई आर बी सी डायरेक्शन में, तभी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो फेज एंगल क्या है, 0 डिग्री। जब कैपेसिटिव सर्किट की बात आई तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपने पढ़ा कि करंट जो है वो आपकी लीड करती है और वोल्टेज जो होता है वो लैग करता है। तो करंट का तो ये बनाया मैंने, तो इसके लिए इसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या होगा, लैग करेगा, तो वोल्टेज लैग करेगा तो ये क्या हो गया, बीसी हो गया, और π/2 डिग्री, ठीक है, π/2। लेकिन जब बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट की, तो इंडक्टिव सर्किट में अभी आपने सीखा कि जो वोल्टेज होता है वो करंट से लीड करता है विद π/2। तो करंट ये है, तो करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज क्या होगा, इंडक्टिव वोल्टेज ये ऊपर हो जाएगा वी, और ये भी π/2। अब इससे हमें रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट वोल्टेज, तो कैसे निकालेंगे, तो यार तो पहले तो ये देखिए कि बीएल और बीसी दोनों क्या है, एक ही लाइन पे लाई करने वाले दो अपोजिट वेक्टर, और जब दो एक ही लाइन पर लाई करने वाले दो अपोजिट वेक्टर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर ऑफ सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है, जो बड़ा होता है उससे छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, बीएल, तो बीएल से बीसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बीएल माइनस के बीसी, जो बड़ा होगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में। तो अब एक तो हमें मिल गया बीएल माइनस बीसी और दूसरा मिला बीआर, तो इसके बीच का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये रिजल्टेंट आपका हो गया बी। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ बताइए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा देंगे, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ से फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 होगी तो cos 90 0 हो गया, तो ये पूरा टर्म आपको 0 हो गया। तो यहाँ से आपको केवल और केवल क्या मिला, v इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस ये आपको मिला बी एल माइनस के बी सी का होल स्क्वायर, ये भी मिल गया। अब यहाँ से आप रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, बी आर को क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस बी एल को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्सएल माइनस आई इंटू एक्सी। ये आपको पता है कि एक्सएल क्या है, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी कि अगर देखें तो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या है, एक्सी है, और जबकि इंडक्टर का वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या है, एक्सएल। और एक्सएल आपको पता है कि एक्सएल इक्वल टू होता है 2πfl, या एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, और एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf। भाई सिंपल सी बात है कि एक्सएल इक्वल टू किसके बराबर है, ओमेगा एल के, और ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf इंटू एल, तो ये एक्सएल आ गया। यहीं से मैंने आपको बताया भी था कि एक्सएल की वैल्यू डीसी के लिए, और डीसी के लिए अगर देखें तो डीसी के लिए एक्सएल क्या है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो डीसी की जब फ्रीक्वेंसी 0 तो डीसी के लिए एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ भी बना सकते हैं, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो कैसा जाएगा, ये एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। और यहीं पर अगर हम बात करें एक्सी की, तो एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, और एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। 1/ओमेगा सी, ओमेगा को लिख सकते हैं 2πfc, तो एक्सी इक्वल टू 1/2πfc आ गया। और यहां से अगर हम देखें तो जो एक्सी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 1/f है। इसका मतलब है डीसी के लिए अगर बात करें तो डीसी के लिए एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ये फॉर डीसी के लिए। और ग्राफ अगर बनाना चाहे एक्सी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो बेटा कैसा होगा, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो इसका मतलब है क्या होगा, इस तरीके से। तो बात यहाँ पर आई है, तो ये बी इक्वल टू है, यहाँ सिंप्लीफाइड करिए, मैं डायरेक्ट स्टेप कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से आई स्क्वायर कॉमन लेके आई को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ से क्या बी अपॉन आई इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और बी अपॉन आई बन गया जेड, तो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या आ गया, जेड इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस के एक्सी का होल स्क्वायर। ये आपका इम्पीडेंस आ गया एलसीआर सर्किट के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफी आपको पूरा डीपली बता दिया है। और आपने पहले की वीडियो अगर ना देखी होंगी तब भी आप इससे समझ सकते हैं। तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।